चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था? आप लोगों को बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या क्या बताए थे? कोई बताएगा? सर क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड यूनिटी, हाँ, ऑर्थोगोनैलिटी, सपोर्ट फॉर ठीक। एब्स्ट्रैक्शन, और सर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, और सर पोर्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम। क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन भाई? सर जो रिमेनिंग गैप होता है सर, एब्स्ट्रैक्शन डाटा और अरे स्ट्रक्चर डेटा। वो शब्दों को छोड़ो, हमने बताया था सिंपल शब्दों में एब्स्ट्रैक्शन इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन हाइड non-essential information from the user. It gives only essential information to the user, है ना? तो ये आपको बताना। पोर्टेबिलिटी क्या है, रीयूजेबिलिटी क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी क्या है। ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में क्या बताया था? चेंजिंग ए डज नॉट चेंज बी, है ना? रेडियो का उसमें एग्जाम्पल आप लोगों को बताया गया था, या रियल लाइफ से रिलेटेड आप जो है एग्जाम्पल बता सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, प्रोग्राम आपने एक सिस्टम पे आपने क्रिएट किया और आप उसको स्विच करके किसी दूसरे सिस्टम पे, यानी कि दूसरे सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो और जो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो वो आपके प्रोग्राम को सपोर्ट करे। रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी का जो मतलब होता है कि आपने कोई एक प्रोग्राम जो है क्रिएट किया, डेवलप किया, और उसे आप जो है इन फ्यूचर अगर नीड होती है तो उसे आप बार बार उसी कोड को रीयूज कर सको। तो रीयूजेबिलिटी C++ में और जावा में जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये उसका जो है फीचर है, और उसमें इनहेरिटेंस अप्रोच एक दिया गया है जिसके थ्रू आप इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स that influences the evaluation of programming languages। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है जब वो इवॉल्व होती है या उसकी उत्पत्ति होती है या वो डेवलप करी जाती है तो उसको वो प्रभावित करते हैं। जिसमें पहला फैक्टर है रीडेबिलिटी, दूसरा है राइटेबिलिटी, उसके बाद आपका है एक्सप्रेसिविटी, रिलायबिलिटी, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसी में आ जाता है, और लास्ट है आपका कॉस्ट। ये आपके 5-6 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो वो जो है सॉफ्टवेयर किसी न किसी लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है, तो वो थॉट ऑफ इन टर्म ऑफ राइटिंग कोड पे बेस्ड होता है। रीडेबिलिटी, अगर आपकी लैंग्वेज जो है रीडेबल है, आसानी से उसे रीड किया जा सकता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट और मेंटेनेंस के एस्पेक्ट में जो है वो इजी होगी। आसानी से आप उसे रीड कर लोगे, आसानी से आप प्रॉब्लम को ट्रेस कर लोगे। तो डेवलपमेंट में अगर कहीं पर मेंटेनेंस में या कहीं पे जो है एरर ट्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। राइटेबिलिटी, राइटेबिलिटी अगर कोई लैंग्वेज है राइटेबल लैंग्वेज है, यानी कि इजिली आप लैंग्वेज को यूज करके अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सको या अपने आप लॉजिक को क्रिएट कर सको, उसे बोलते हैं राइटेबिलिटी। बहुत ज्यादा ऐसे टफ लैंग्वेज ना हो कि जो फ्रेशर से, मान लिया आप हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे एक सिंपल सी अगर जावा की बात करें तो थोड़ा सा अगर आपको सी की नॉलेज है तो आप आसानी से जो है जावा की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस है कि कैसे आप प्रिंट करोगे, कैसे आप क्लास को यूज करोगे, और वहां पे हेडर फाइल की जगह पे पैकेजेस वगैरह आ जाते हैं, पैकेज को कैसे इंपोर्ट करना। तो मुश्किल में मुश्किल हमें लग रहा है
20 to 25% अगर आप थोड़ा सा चेंजेस कर लोगे तो आप जो है सी से जावा में स्विच कर जाओगे। तो ये आपका जो है राइटेबिलिटी हो गया। एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है कि लैंग्वेज जो है आपकी कन्वीनियंट हो, है जो भी उसमें आप सपोज मान लिया कोई आप शॉर्ट हैंड जो है नोटेशन यूज करते हो, या कोई जो है आप जो है साइंटिफिक जो है शॉर्ट हैंड जैसे हमने आपको बताया था उसमें क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स में, तो वो आपका सिंपल हो, कन्वीनियंट हो, उसे आप आसानी से यूज कर सको। जैसे कि मान लिया सपोज एक एग्जांपल प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो उसकी मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए कि उसे इन टर्म्स ऑफ सिंपल वर्ड्स हम कैसे जो एक्सप्रेस कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस प्लस सी अगर ले लिया तो उसका मतलब होता है सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, एक का इंक्रीमेंट कर दिया हमने। ठीक। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे स्पेसिफिकेशंस या जो पैरामीटर्स हमारे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दिए हैं वो उसी के अंडर जो है वो सारे जो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफॉर्म करे, यानी कि जो भी कंडीशंस या जो भी स्पेसिफिकेशंस दिए हैं उसी के अंदर वो परफॉर्म होनी चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग सी में तो नहीं है, सी प्लस प्लस जब आप पढ़ोगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आता है। ये रन टाइम एनोमलीज होती है, जैसे सपोज मान लिया आपने 0 से डिवाइड कर दिया, या आप किसी ऐसी फाइल को सर्च कर रहे हो कि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उस ड्राइव में। ठीक। दूसरा ये कि आपने ऑब्जेक्ट चूंकि सी में नहीं था, सी प्लस प्लस में जब आओगे तो ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करोगे, ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर ही नहीं किया और आप ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है उसके मेंबर को कॉल कर रहे हो, तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन अराइज हो जाता है वहां पे। ठीक है। 0 से जब आप डिवाइड करते हो तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन अराइज हो जाता है। फाइल अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फाइल जो है डज नॉट एग्जिस्ट जो है करके वो एक एक्सेप्शन अराइज कर देगा। आपने एरे लिया, एरे का साइज 10 दिया और उसमें आप 11th पोजीशन की वैल्यू को जो है एक्सेस कर रहे हो, है तो वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इस तरीके से उसमें एक्सेप्शंस अराइज होते हैं। वो चेक्ड और अनचेक्ड दो टाइप के हो जाते हैं। तो हम लोग चेक्ड जो ये हमने अभी एग्जांपल बताए हैं ये चेक्ड एक्सेप्शंस के जो है एग्जांपल। अनचेक्ड जो है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है उसको मैनेज करता है। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। आप कोई आप प्रोग्रामर हो, बहुत जगह जो है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क हो रहा है, तो जो बंदे रिक्रूट किए जा रहे हैं उन्हें तो नॉलेज नहीं है उस पर काम करना, तो उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। है तो जो ट्रेनिंग की जो कॉस्ट हो कॉस्ट इफेक्टिव हो। मेंटेनिंग जो है कॉस्ट जो है वो कम हो, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आती है, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएगी है तो ओवरऑल जो है जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है इसमें देखी जाती है कि अगर एक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं तो ये सारे जो है जो फैक्टर्स हैं वो उसको जो है प्रभावित करते हैं। तो अब एक एक करके इसको लिख लीजिए और इसमें हेडिंग डाल दीजिए या क्वेश्चन की लिख लीजिए। What are the different factors लिखिए what are the different factors that influences the evaluation of programming languages? Sir, influences the एक मिनट। हाँ, influences the evaluation of programming languages। आज कोई क्लास नहीं चली क्या इसके पहले? नहीं सर। है? नो सर। चलो, हम सोचे शायद और कोई ना टीचर लेने, हम 11-20 पे ही ले लेते। चलो खैर, इसमें पहला डालिए रीडेबिलिटी। इसमें लिखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाज largely thought of in terms of writing code
Software. Software development was largely thought of in terms of writing code. कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे, अगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो कोई ना कोई आपको लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी कि नहीं, या तो जावा या .NET या पाइथन या VB, विजुअल बेसिक, फुल स्टॉप. लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट वर डिजाइन. सर एक बार इन टर्म की बात बोल दीजिए. अरे यार, अब ऐसे एक एक चीज पूछे तो फिर तो हो चुका भैया मेरे. है केजी के बच्चे से भी ज्यादा पुअर स्टैंडर्ड है यार तुम्हारा. ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की हो रही है, बिल्कुल बच्चे जो है पिन ड्रॉप साइलेंट मोड में बैठे रहते हैं, मैडम चिल्लाती रहती है, बेचारे लिखते रहते हैं. अब तुम हर एक लाइन में अगर हर वर्ड में तुमने राइज किया क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके थे. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट was largely thought of in term of writing code. अब इसको कई बार हम बोले, फुल स्टॉप. थोड़ा सा पेशेंसली सुना करो फिर लिखा करो. फुल स्टॉप. लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स were designed more from the point of view. Language constructs were designed more from the point of view of the computer than the user. Full stop. Because ease of maintenance is determined in large part by the readability of program. Is determined in large part by the readability of programs, comma, readability became an important measures of the quality of programs and programming languages. अब सेकेंड हेडिंग डालिए राइटेबिलिटी. राइटेबिलिटी में लिखें, it is a measure of how easily a language can be used to create programs for a chosen problem domain. Full stop. Most of the language characteristics that affect readability also affect writability. अब इसमें लिखिए नेक्स्ट, एक्सप्रेसिविटी. एक्सप्रेस के बाद IVI और ऐड कर दीजिए. इसमें लिखिए इट मीन्स दैट अ लैंग्वेज हैज relatively convenient it means that a language has
relatively convenient rather than cumbersome, 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 comma, ways of specifying computations rather than cumbersome, comma, ways of specifying computations. For example, एग्जाम्पल में आप वही इंक्रीमेंट का लिख दीजिए, x प्लस प्लस बाई डायरेक्शनल आप जो है एरो ऑपरेटर यूज करिएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू x प्लस 1, एक का इंक्रीमेंट. रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी में लिखें, a program is said to be reliable if it performs to its specification under all conditions. अब कोई भी लैंग्वेज रिलायबल कब होती है? जब उसमें चेक पॉइंट्स बहुत ज्यादा हों. जैसे कि जावा आपकी है कंपाइल बेस्ड भी है और इंटरप्रेटेड बेस्ड भी है, पाइथन भी आपकी है, सी आपकी जो है कंपाइल बेस्ड है. जावा में क्या है, कंपाइल टाइम पे भी एरर चेक होता है और आपका जो है जब रन टाइम आप प्रोग्राम को रन करवाते हो तो भी जेवीएम जो है वो जो है चेक करता है. तो जितनी ज्यादा जो है चेकिंग होगी उतना ही ज्यादा जो है आपकी जो लैंग्वेज होगी वो रिलायबल हो. तो इसके बाद लिखिए टाइप चेकिंग, जो रिलायबिलिटी में ही है, सब हेडिंग टाइप चेकिंग. Type checking is simply testing for errors in a given program comma, either by the compiler और ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. वही टाइप चेकिंग में दो पार्ट कर दिया गया है, कंपाइल टाइम चेकिंग और रन टाइम चेकिंग, या जिसको है हम लोग डायनेमिक टाइम चेकिंग भी बोलते हैं. आइदर बाय द कंपाइलर और ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. कंपाइल टाइम पे क्या होगा, कंपाइलर उसको चेक करेगा और रन टाइम पे आपका इंटरप्रेटर चेक करता है. Full stop. The earlier errors are detected. Comma, the less expensive it is to make the required repairs. The less expensive it is to make the required repairs. Full stop. Java requires type checking of nearly all variables and expressions. At compile time.
एट कंपाइल टाइम। नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। सर ये भी सब हेडिंग है? सर ये है? टाइप चेक नहीं है। नहीं, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है, मान लिया तुम लोगों ने रिलायबिलिटी थर्ड या फोर्थ जो भी हो, उसके बाद ये फिफ्थ मान लो है यस सर। एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ, ये सब हेडिंग नहीं है, ये अपने में हेडिंग है पूरा। इसमें लिखे द एबिलिटी टू इंटरप्ट, द एबिलिटी टू इंटरप्ट, द एबिलिटी टू इंटरसेप्ट, सॉरी इंटरप्ट नहीं, इंटरसेप्ट रन टाइम एरर्स, कॉमा टेक करेक्टिव मेजर्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म एक होता है जो कि 5 कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोस, फाइनली। फाइनली ऑप्शनल है, यूज करो या ना करो, लेकिन जो मैंडेटरी है वो आपका है ट्राई और कैच। ट्राई कैच के थ्रू ट्राई ब्लॉक में हम वो सेक्शन ऑफ कोड पास करते हैं जो आपका जो है एक्सेप्शंस को अराइज करता है, वो हम लोग पास कर देते। वहां पे ट्राई कैच क्या करता है, ट्राई क्या करता है, उसको जो है ट्रेस करता है प्रॉब्लम को, और वो इंफॉर्मेशन जो है थ्रो की जाती है, थ्रो कीवर्ड यूज करके कैच के पास। कैच ब्लॉक उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो है करेक्टिव एक्शन लेता है। तो ये हम लोग प्रोग्राम, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग है आपका, C++ में भी है, जावा में भी है। एंड उसके बाद लिखिए कॉमा करेक्टिव मेजर्स के बाद, एंड देन कंटिन्यू इज अ ग्रेड एड टू रिलायबिलिटी। And then continue is a great aid to reliability. Next heading है cost. या इसको रहने दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही इसमें दिया हुआ है, इतना सफिशिएंट। आपका रीडेबिलिटी हो गया, राइटेबिलिटी, एक्सप्रेसिविटी, रिलायबिलिटी और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग। जो इंपॉर्टेंट हो केवल वही आप इसको नोट करें। नेक्स्ट हेडिंग आप डालें प्रोग्रामिंग मेथोलॉजीज। प्रोग्रामिंग मेथोलॉजीज क्या है भाई? प्रोग्रामिंग मेथोलॉजीज एक अप्रोच होता है जिसके थ्रू हम उन प्रोग्राम्स या उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं जिसके थ्रू हम रियल वर्ल्ड या रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम में, फॉर एग्जांपल मान लिया स्टूडेंट रिजल्ट है या स्टूडेंट एडमिशंस हो गया, पेरोल आपका प्रोसेसिंग हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट हो गया, इस तरीके के जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को जब हम जो है सॉल्व करते हैं उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, तो ये बहुत ही टीडियस और डिफिकल्ट जो है या कॉम्प्लेक्स टास्क होता है।
तो इस अप्रोच के थ्रू, इस मेथोलॉजी के थ्रू या प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी इस अप्रोच के थ्रू हम इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंट्रोलिंग है यूज करके कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर सकें और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये जो सारी रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकें। तो जो वो डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंट्रोलिंग का या उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एनालाइज करने का जिसके थ्रू हम ये टीडीएस टास्क या को सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे प्रोग्रामिंग मेथोलॉजीज है, जिसमें आपका प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो सी है आपकी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है C++, जावा, पाइथन। फंक्शनल प्रोग्रामिंग है आपका, जो प्रोसीजर जो है ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो आपका फंक्शनल और प्रोसीजर दोनों पे बेस्ड होता है। प्रोसीजर भी फंक्शन की तरह होते हैं, बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि वो वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन में ये है कि अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है तो इट मस्ट रिटर्न द वैल्यू। नेक्स्ट है लॉजिकल प्रोग्रामिंग। फिर अब ये मेथोलॉजी को डेवलप करने के लिए या वो डेवलपमेंट प्रोसेस को जो अचीव करने के लिए दो तरीके के अप्रोचेस यूज किए जाते हैं डेवलपर्स के थ्रू। वो है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो सी में है। तो किस तरीके से हम ये पूरे जो है लार्ज प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, या बॉटम से लोवेस्ट यूनिट को लेके और एक जो है उसका जो हायर लेवल है उसको कनेक्ट करते हुए हम जो है एक पूरे प्रोजेक्ट को जो है डेवलप करते हैं। तो वो ये दो अप्रोच भी इसमें यूज किया जाता है। तो अब इसमें आप लोग एक एक करके लिखते जाइए। पहले तो लिखें इसमें प्रोग्रामिंग मेथोलॉजीज डाल के लिखिए। When programs are developed to solve real life problems, when programs are developed to solve real life problems like inventory management, payroll processing, जो सैलरीज वगैरह जो कैलकुलेट की जाती है, पेरोल प्रोसेसिंग, स्टूडेंट एडमिशंस, ये सब रियल वर्ल्ड या रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रोसेसिंग, एटसेट्रा। फुल स्टॉप। They tend to be used, they tend to be used and complex। 100 लोगों का अगर पेरोल बनाना हो है, 500 स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस हो, उनका एग्जामिनेशन रिजल्ट हमें डिस्प्ले करना हो, तो ये सब टीडियस वर्क है। तो दे टेंड टू बी ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स। फुल स्टॉप। द अप्रोच टू एनालाइजिंग such complex problems planning for software development and controlling the development process is called programming methodology। is called programming methodology। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइंस लिखिए। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेथोलॉजीज। इसमें लिखें आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, अब इसमें क्या है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहेगा उसे हम
छोटे छोटे प्रोसीजर्स या ब्लॉक्स ऑफ कोड्स में जैसे फंक्शंस आप ड्रॉ करते हो उसी तरीके से प्रोसीजर्स भी बनते हैं, उसको बनाएंगे। और ये एक इनका अपना जो एक पर्टिकुलर टास्क होता है जिसके लिए हम इसको जो है डिजाइन करते हैं, वो इसको परफॉर्म करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, सारे प्रोसीजर्स को जो है ऐड कर देंगे, तो वो एक आपका होल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपका प्रॉब्लम था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू प्रोसीजर्स। Problem is broken down into procedures, comma, or blocks of codes that perform one task each. That perform one task each. Full stop. All procedures taken together form the whole program. सभी को हम लोग मिला देंगे तो वो आपका होल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। All procedures taken together form the whole program. Full stop. It is suitable only small programs. It is suitable only for small programs that have low level of complexity. स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, छोटे छोटे प्रोसीजर्स, छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर आप कैलकुलेटर ले लीजिए, तो कैलकुलेटर में आप जो फंक्शंस परफॉर्म करोगे, ऐड करवाओगे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट एक्सेट्रा वगैरह, तो इन सब के हम अलग अलग जो है प्रोसीजर्स बना लेंगे और बाद में एक जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा उसमें हम इन प्रोसीजर्स को कॉल कर लेते हैं यूजर्स की चॉइस बेस्ड। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए। इसको एग्जाम्पल के साथ अगर आएगा क्वेश्चन तो लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, फॉर अ कैलकुलेटर प्रोग्राम दैट डज एडिशन, कॉमा सब्ट्रैक्शन, कॉमा मल्टीप्लिकेशन, कॉमा डिवीजन, कॉमा स्क्वायर रूट and comparison comma, each of these operations can be developed as separate procedures, full stop. In the main program each procedure would be invoked. कोई भी लैंग्वेज आप यूज करोगे उसमें एक मेन प्रोग्राम होता है जहां से आपका जो है प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है, और वहीं पे सारे जो भी प्रोसीजर्स या फंक्शंस आप बनाए रखोगे वहां पे उसको हम लोग इन्वोक करते हैं या कॉल करते हैं। इन द मेन प्रोग्राम ईच प्रोसीजर्स वुड बी इन्वोक्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स चॉइस। नेक्स्ट डालिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी चीजें होंगी वो अराउंड एंटिटीज या ऑब्जेक्ट होगी। जैसे आप एक एंटिटीज हो, हम एंटिटीज हैं, जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज होगी उसका अपना जो है डेटा मेंबर्स होंगे, उसके अपने बिहेवियर्स होंगे, उसके अपने फंक्शंस होंगे, या उसी को हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोल देते हैं जो डेटा मेंबर्स होते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं उसको बिहेवियर्स या मेंबर फंक्शंस हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो उसको किस तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट होगा या जो रियल एंटिटी होगी उसके डेटा को हम कैसे जो है स्टोर करेंगे, कैसे जो है जो उसका बिहेवियर होगा या जो बिहेव होगा उसको हम कैसे जो है उस डेटा से इंटरेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ जाएंगी। इसमें लिखें द सॉल्यूशन, the solution revolves around entities or objects that are part of problems
भाई पेरोल प्रोसेसिंग ले लिया तो पेरोल प्रोसेसिंग आप किसका कर रहे हो, किसी न किसी ऑब्जेक्ट या एंटिटी का होगा कि नहीं। जो एम्प्लॉयज होंगी वो क्या है, वो एंटिटीज है, उनके अपने कुछ न कुछ एट्रीब्यूट होंगे, डेटा मेंबर होंगे, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय की एज होगा, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होगा, एम्प्लॉय का एड्रेस होगा, है उसका अपना बिहेवियर होगा, जिस पोस्ट में होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होगा, है टीचर है तो टीच करना है, रिजल्ट चेक करना है, रिजल्ट को बनाना है, डिस्प्ले करना, ये सारे उसके फंक्शन होंगे। तो the solution revolves around entities or objects that are part of problem. Full stop. The solution deals with how to store data. The solution deals with how to store data related to the entities, comma, how the entities behave, and how they interact with each other, to give a cohesive solution. मैसेज पासिंग के थ्रू कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ, एक क्लास के मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो उनके बीच में जो कॉमन डेटा होता है वो शेयर करते हैं, तो मैसेजिंग उनके बीच में होता है जिसके थ्रू वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब वही देखो एग्जाम्पल इसमें दे दिया जो अभी हमने पेरोल वाला बताया। फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिए, इफ वी हैव टू डेवलप अ पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, इफ एग्जाम्पल में लिखिएगा, इफ वी हैव टू डेवलप अ पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमा, we will have entities like employees, salary structure, comma, leave rules, etc., around which the solution must be built. भाई कोई एम्प्लॉय है, उसने 25 दिन काम किया है, 5 दिन छुट्टी लिया है, या किसी ने 15 दिन काम किया है, 10 दिन छुट्टी लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका पे बनेगा। तो जो सोल्यूशन होगा वो इन्हीं एंटिटीज के अराउंड जो है होगा, अराउंड विच द सोल्यूशन मस्ट बी बिल्ट।